हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दैट यू लव फाइन एंड एपिसोड गाइस। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइस बेसिकली मैं बात करूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो एक मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि सेल साइकिल में आता है, इंक्लूड होता है ग्रोथ प्लस डिवीजन। मीन्स की सेल नई सेल से जब एक और जब तक नई सेल बनेगी तब जो पूरी चेन चलती है उसे कहते हैं सेल साइकिल। एंड सेल डिवीजन में आता है सिर्फ और सिर्फ डिवीजन होना। ग्रोथ के बाद में जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं सेल डिवीजन। और सेल साइकिल में इन्वॉल्व होता है ग्रोथ प्लस डिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइटोसिस का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसका है रूट टिप स्टडी ऑफ सेल। मीन्स की कोई भी रूट टिप है उसकी अपन स्टडी करते हैं, तो उनमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ इक्वल्स टू इक्वेशनल डिवीजन। तो उसमें कोई हेप्लॉइडी या प्लॉइडी चेंज नहीं होती, वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस इज जस्ट टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। प्लॉइडी कम होती है, तो उसका एग्जांपल अनदर एग्जांपल है दैट इज एंथर। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसमें, तो माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है। मीन्स की डिप्लॉइडी चेंज नहीं होती, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड बन जाता है। लेकिन वही बात करूंगा मियोसिस की, तो मियोसिस में सबसे पहले होता है रिडक्शनल डिवीजन, देन होता है इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स पहले प्लॉइडी डिप्लॉइड से एप्लॉइड हो जाएगा, देन होगा हेप्लॉइड से हेप्लॉइड, क्योंकि हेप्लॉइड से नीचे कोई प्लॉइडी हो नहीं सकती, तो प्लॉइडी हेप्लॉइड की हेप्लॉइडी रहेगी। तो दैट इज मियोसिस सेकंड, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। एंड मियोसिस वन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो गाइस एक में बनते हैं दो सेल, एंड एक में बनते हैं वन का सीधा फोर सेल। तो इसे अपन अर्थमेट एक में ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कह सकते हैं म्यूसिस को, और अर्थ और माइटोसिस को अर्थमेटिक ग्रोथ भी कह सकते हैं। मीन्स की प्लॉइडी सेम रहती है, और म्यूसिस में डायरेक्ट वन से डायरेक्ट फोर बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको कहता तो नहीं है उनको, लेकिन बता रहा हूँ मैं से। इसका एग्जांपल वैसा ही होता है कि अर्थमेटिक ग्रोथ में एक से दो, दो से तीन, तीन से चार बनते थे। लेकिन वही बात करूँ म्यूसिस में, तो म्यूसिस में होता है डायरेक्ट वन से फोर, फोर से 16, ऐसा सिस्टम। तो अब चलिए आगे बात बात करते हैं। तो मैं बात करूँ कोज ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस होता ही क्यों है, पहले अपन बात करेंगे माइटोसिस की। इक्वेशनल डिवीजन जो मैं बोल रहा हूँ, तो माइटोसिस किस लिए होता है, ड्यू टू फॉर रीगेन ऑफ थ्योरी प्लाज्मिक इंडेक्स। ये कर्ण थ्योरी प्लाज्म कर्ण प्लाज्म थ्योरी जो जिन्होंने दी थी, तो उन्होंने बोला कि जब तक अपन इसे रीड जो डिस्टर्ब हुआ है न्यूक्लियोप्लास्ट, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लास्ट टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का रेशियो, तो उसे वापस रीगेन करने के लिए जब अपन वापस सेल डिवाइड करेंगे, तो उसे कहते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी या केआई इंडेक्स। कि केआई इंडेक्स इज यूज्ड फॉर रीगेन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म रेशियो। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि एक सेल है जिसका रेशियो 4:10 वॉल्यूम टू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो है। लेकिन वही ग्रोथ हुई, तो न्यूक्लियस का रेशियो रह गया 10 और साइटोप्लाज्म हो गया 80। तो उसको वापस से डिवाइड करेंगे रिगेन करने के लिए कैपेसिटी 40:10 का रेशियो, तो देन माइटोसिस होगा और 40:10 की कैपेसिटी रिगेन हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट बात करूं मैं ड्यूरेशन, तो ह्यूमन सेल का ड्यूरेशन होता है 24 आवर। इसकी 24 आवर यानी कि 1 डे के अंदर ह्यूमन सेल डिवाइड करती है माइटोसिस से। और वही बात करूं मैं यीस्ट सेल की, तो यीस्ट का डिवीजन होता है 90 मिनट में। अगर मैं बात करूं इकोलाई की, तो इकोलाई का डिवीजन होता है 20 मिनट में। तो जब चलिए आगे बात करते हैं। तो फेस ऑफ सेल साइकिल की बात करूं मैं, तो फेस ऑफ सेल साइकिल में दो फेस होता है। पहला फेस होता है इंटरफेस, सेकंड होता है एम फेस, जिसे अपन बोलते हैं डिवीजन फेस। तो अगर मैं बात करूं इंटरफेस की, तो इंटरफेस सबसे लंबा चलता है, 95% ऑफ सेल डिवीजन ये कवर करता है। और इसे अपन मोस्ट एक्टिव फेस भी बोलते हैं और मोस्ट रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करूं मैं, तो ये दो एम फेस के बीच का जो अपन बोलते हैं ना फेस है। मीन्स की पहले एम फेस हुआ, माइट एम फेस जिसे अपन बोलते हैं, सेकंड वाला इंटरफेस के बाद होता है एम फेस। तो एम फेस हुआ, देन वापस इंटरफेस होगा, देन एफ फेस, वापस एम फेस होगा डिवीजन के लिए। तो दो एम फेस के बीच का एक होता है इंटरफेस। अब बात करूं मैं एम फेस जिसे अपन बोलते हैं डिवीजन फेस। मोस्ट ड्रामेटिक फेस कौन है, एम फेस। और सिर्फ 5% या 5 से कम परसेंट सेल साइकिल का ड्यूरेशन कवर करता है। नेक्स्ट बात करूं इंटरफेस की, तो इंटरफेस में होता है जीवन, एस और जी टू। तो जीवन को अपन इंटरफेस में तीन फेस होते हैं, जीवन, एस, जी टू। तो जीवन को बोलते हैं फर्स्ट गेप फेस, एस को बोलते हैं सिंथेसिस फेस, एंड जी टू को बोलते हैं सेकंड गेप फेस। सेकंड गेप फेस मीन्स की पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। एस फेस के बाद का जो फेस आता है उसे कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि एस फेस में होता है डीएनए सिंथेसिस। तो पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेस कौन सा है, जी टू फेस। और प्री माइटोसिस फेस यानी कि माइटोसिस एम फेस के जस्ट पहले का फेस कौन सा है, जी टू फेस। तो इसे प्री माइटोसिस फेस और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेस। जीवन की बात करूं मैं, तो जीवन में होता है माइटोसिस के बाद का तो पोस्ट माइटोसिस फेस, और एस के पहला है तो प्री सिंथेटिक डीएनए सिंथेटिक फेस। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, तो
और जीवन का अपन बोलते हैं इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो बता दिया मैंने। और अब बात करूं मैं स्टेज एस फेज, तो एस फेज होता है जीवन और जी टू के बीच में होता है एस फेज, और इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। और नेक्स्ट और इसके इंपॉर्टेंट बात करेंगे आगे। इसीलिए बात करते हैं अपन केरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन, और केरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन। तो केरियोकाइनेसिस में होता है चार स्टेप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, किसे माइटोसिस के। लेकिन वही अगर बात करूं मैं इसकी सेल साइटोकाइनेसिस की, तो उसका होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, सेल डिवीजन सॉरी, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो साइटोकाइनेसिस में काइनेसिस में होता है सेल प्लेट मेथड, जो कि होता है प्लांट सेल में। और फर्रो मेथड होता है एनिमल सेल में, जिसके अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस में। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और सबसे शॉर्टेस्ट होता है टीलोफेज। आगे बात करूं मैं, तो देख सकते हैं आप गाइस, इसमें पूरे साइकिल ली हुई है कि जीवन एस जी टू ये 95% एरिया कवर कर रहे हैं, और इसे अपन बोलते हैं इंटरफेस। लेकिन वही बात करूं मैं एमफेस, तो एमफेस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, यूरोफेस, देन उसके जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस हो रहा है और दो सेल बन रही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एस फेस में होता है डीएनए का सिंथेसिस, और एनाफेस में होता है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन और डिवीजन। देन आता है टेलोफेस में उनका डिवीजन हो जाता है, एनाफेस में उनका रेप्लिकेशन होता है। किसका? क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है एनाफेस में। और डीएनए का सिंथेसिस होता है इसमें एस फेस में। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीवन फेज में कौन कौन से इवेंट होता है। तो जीवन में होता है सबसे पहले आरएनए सिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस सिंथेसिस हो जाता है, ये सॉरी रेप्लिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल का। और आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बनता है, लेकिन मेनली प्रोटीन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जी टू फेज में। चलिए बात करते हैं एस फेज की। तो एस फेज को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन फेज। और अपन इसे और भी रेप्लिकेशन फेज ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। साइटो सॉरी हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और वो फिर देन वो पोल की तरफ मूव करते हैं, तो उनका डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? एस फेस में। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी एस फेस में होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन भी एस फेस में होता है। एस फेस में तीन इवेंट होते हैं: डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करूँ मैं जी टू फेस की। तो जी टू फेस में मेनली होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस मेनली। और देन फिर सेल आगे फेस के लिए जाता है, तो फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल जो डिवीजन जितना होना था वो जी टू में हो जाता है। अब बात करते हैं जीनोट फेज। जीनोट एक फेस, एक ऐसी फेस है जिसमें सेल एग्जिट करता है जीवन फेज को, ना कि पूरे सेल साइकिल को। नीट में क्वेश्चन भी आया है 2023 में कि सेल साइकिल में जो जी टू फेस है, सॉरी जीनोट फेस है, वो सेल साइकिल को एग्जिट करता है। तो दरअसल गाइस ये सेल साइकिल को एग्जिट नहीं करता है, बल्कि जीवन को एग्जिट करता है, जीवन फेज को। और अपन इसे क्वेश्चन फेज भी कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे बॉडी में, तो दरअसल इसके का सबसे पहला एग्जाम्पल है हार्ट सेल, और सेकंड है नर्वस सेल जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो दो में आ गए कि जो कि डिवीजन नहीं करते और जीनोट फेज में चले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये जीनोट फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि ये जी किसको एग्जिट करता है? जीवन को एग्जिट करता है, ना कि पूरी सेल साइकिल। नेक्स्ट बात करूँ मैं, प्रोफेस में एंटर कर रहे हैं, यानी कि इसमें एंटर कर रहे हैं एमफेस में। इंटर का इंटरफेस पूरा हो गया। एमफेस के बारे में बात करता हूँ। तो एमफेस के बारे में सबसे पहले प्रोफेस, जो अर्ली प्रोफेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो जो उलझे हुए या बिखरे हुए जो क्रोमोसोम है सब पूरे न्यूक्लियस में, वो कंडेंस होना शुरू होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि एंटेंगल्ड क्रोमेटिन, जो कि अनटेंगल्ड होंगे, मीन्स की जो बिखरे हुए क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन है, वो कंडेंस होने के बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम फिर दिखना आप ये शुरू हो जाएगा। सेंट्रियोल का जो मूवमेंट है, रेप्ली डिवीजन जो डिवीजन है, वो हो गया किसमें? एस फेस में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हो गया कि इसका मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल। तो अर्ली प्रोफेस से ये स्टार्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द मूवमेंट अर्ली, टुवर्ड्स द पोल्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है किसमें? अर्ली प्रोफेस या प्रोफेस में मान लो आप। नेक्स्ट बात करूं मैं, जो ये सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं, ये प्रोफेस के, देन प्रोफेस लेट प्रोफेस की बात करते हैं। तो सेंट्रियल मुंह का सेंट्रियल पोल की तरफ पहुंच जाएगा, और स्पिंडल फाइबर का निकालना शुरू कर देगा, जैसे अपन बोलते हैं एस्ट्रल रेस। तो ये काइनेटिकोर से जुड़ती है क्रोमोसोम के। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रोफेस के लेट प्रोफेस या प्रोफेस के खत्म होते होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, या जितने भी सेल ऑर्गेनल है, वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम कंडीशन जितना कंडेंसेशन जितना होना था, वो लेट प्रोफेस तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करूं मैं इसमें, तो
माइटोटिक एपरेटस की बात करूं मैं, तो इनमें मेनली स्पिंडल फाइबर और एस्टल रेस जो कि है वो मेनली बात करते हैं। तो एस्टल रेस का वर्किंग और स्पिंडल फाइबर दोनों की मैं बात आगे करूँ। इसलिए अगर मैं बात करूँ आगे, तो प्रोफेस से मेटाफेस में क्या क्या कंडीशन होगी कि जो स्पिंडल फाइबर निकले, ठीक है, वो जुड़ जाएंगे किसके, काइनेटोकोर के, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर ये जुड़ जाएंगे क्या, एस्टर जो स्पिंडल फाइबर निकले। और स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसे अपन बोलते हैं। तो ये इससे निकले और किससे बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और किस पे जुड़ते हैं, इट इज काइनेटोकोर पे जुड़ते हैं, किसके, क्रोमोसोम के। जो क्रोमोसोम में कंडेंस हुए, क्रोमेटिन कंडेंस हुए, तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर बनाए क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, देन क्रोमोसोम के बीच में जो ये हल्का सा गैप दिख रहा है आपको, तो उस पे जो स्पिंडल फाइबर है ये जुड़ेगी। और स्पिंडल फाइबर जुड़ के और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी, तो उसे जहाँ पे अटैच हुई उसे बोलते हैं काइनेटोकोर। और जो ब्लैक ब्लैक लाइन में दिख रही है वो है स्पिंडल फाइबर, रेड लाइन में दिख रही है हल्की हल्की, तो वो है एस्टोट्रोस। तो इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम स्केटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो क्रोमोसोम स्केटर्ड है साइटोप्लाज्म में, जब मेटाफेज में आते आते हैं इसकी कंडेंस तो हो गए, और लेकिन थोड़े वो बिखरे हैं, लेकिन फिर उसे करने लाइन में लाने के लिए क्या मदद लेगी, स्पिंडल रेस की मदद लेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे मेटाफेस में। मेटाफेस में ये एक प्लेट में अरेंज हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं एक मेटाफेस प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, जिसमें क्रोमोसोम एकदम मिडल में अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे, तो उसे बोलते हैं ये क्रोमोसोम का कंडीशन वो जितना होना था मेटाफेस तक आते आते हो जाता है। और इसीलिए अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो क्वेश्चन आ गया, अगर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होती है, तो वो होती है मेटाफेस में, लेकिन शेप की स्टडी होती है क्रोमोसोम की एनाफेस में। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भी ये दिया हुआ है कि क्रोमोसोम आर मूव्ड थ्रू द इक्वेटर एंड अलाइन्ड इन द मेटाफेस प्लेट में, अलाइन्ड हो जाते हैं मेटाफेस के आते आते। अब आगे बात करूं मैं ट्रांजिशन, ये वही है। अब मैं बात करूँ आगे ट्रांजिशन टू अर्ली एनाफेस आ गया। तो अर्ली एनाफेस में ये जो एनाफेस में क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट कर देंगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा इनका। और देन ये क्रोमोसोम नंबर, ये रेप्लिकेशन होकर डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। देन जो काइनेटोकोर इसके ऊपर अटैच हुई ब्लैक लाइन से जो आप देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर पर अटैच हुआ, ये अब सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और ये टुवर्ड्स द पोल इस मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा इसमें अर्ली प्रो एनाफेस में। तो एनाफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल है, और डी एस फेस में क्या होता है, डीएनए का नंबर। नेक्स्ट बात करूंगा, तो जो काइनेटोकोर की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स होगी सेंट्रियोल की तरफ। लेकिन जो अपने क्रोमोसोम है जो पीछे, मीन्स की पीछे रह रहे हैं, यानी कि काइनेटोकोर तो आगे लेकिन पीछे क्रोमोसोम रह रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, या जहाँ पे ये पहले थे तो टुवर्ड्स इक्वेटर होगी इनकी डायरेक्शन। लेकिन काइनेटोकोर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंट्रियोल या टुवर्ड्स द पोल, जिसे हम बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वही ये लिखा हुआ, डॉटर क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ये मैं समझा दिया। अब बात करते हैं टीलोफेज की। तो टीलोफेज में जो इवेंट हुआ किसमें, प्रोफेज में, उसके जस्ट अपोजिट इवेंट हो गया किसमें, टीलोफेज में। जैसे पहला क्रोमोसोम जो कि एंटेंगल्ड से अनटेंगल्ड हुए, वो अनटेंगल्ड से एंटेंगल्ड होंगे, मीन्स की जो कॉम्पैक्ट थे वो अब सेपरेट हो जाएंगे पूरे न्यूक्लियस में। सेकंड, न्यूक्लियस में अपने रिअपियर होगी एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल रिअपियर होंगे। और ये तो वे न्यूक्लिएशन हो गया था जीवन फेज में, तो ये फिर अपने अपने सेल की तरफ चले जाएंगे, दो सेल डिवीजन होगा। और टीलोफेज के जस्ट खत्म होते होते ही क्या शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो चलिए बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। ये सब मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप पढ़ना चाहते हो पढ़ना। साइटोकाइनेसिस की बात करूं तो एनिमल सेल में होता है फर्रो मेथड। फर्रो मेथड लाइक दैट सेंट्रीपिटल होता है, मीन्स की आउटसाइड से इनसाइड चल रहा है। तो वही बात है, सेंट्रीपिटल मूवमेंट होता है आउटसाइड से इनसाइड, तो वही है फर्रो मेथड। मीन्स की सबसे पहले कॉर्नर से डिवीजन शुरू होगा, और कॉर्नर से मिडल तक शुरू होगा, डिवीजन आते आते खत्म हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये डिवीजन हो रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, फर्रो मेथड मीन्स फर्रो बढ़ना शुरू होती है। तो ये डिवीजन है, इसका एग्जांपल है कि आउटवर्ड टू इनवर्ड, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें मेनली यूजफुल होता है माइक्रोफिलामेंट, जो कि हेल्प करते हैं सेंट्रीपिटल का मूवमेंट। अब चलिए बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक तरीके का लाइक दैट प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है। इसमें मिडल लेमिली का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट बात करूं मैं, तो ये चलता है इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये जस्ट एनिमल सेल के अपोजिट प्रोसेस चलता है। इसके पहले अंदर से डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो अंदर से पहले मिडिल लेमिला फॉर्मेशन शुरू होगा, और देन फिर डिवाइड कर जाएगी सेल।
तो ये पूरा भी लिखा हुआ है कि सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडिल लेमेला है बिटवीन टू फर्दर एडजेसेंट सेल। तो ये सेल प्लेट वो बन रही है, वो मिडिल लेमेला बीच में बन जाएगी दोनों को ज्वाइंट रखने की। नेक्स्ट बात करूँ मैं स्पेशल केस माइटोसिस का। कभी आपने कोकोनट वाटर पिया है? तो उसमें कभी कभी कई किताबों में पढ़ा होगा फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या लिक्विड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन कोकोनट। क्या है ये, चलिए बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनेक्टियम या सिंसिटम, जिस बार आप बोल सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है, मीन्स की न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकता। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस डिवीजन डिवाइड करेगा, लेकिन साथ के साथ सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण न्यूक्लियस एक सेल के अंदर नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो उससे न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और उस कंडीशन को बोलते हैं सिन सिटम। तो सिन सिटम एक कंडीशन अराइजेज इन कोकोनट वाटर, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये उसका कंडीशन। अब चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसकी क्या है, माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, ग्रोथ में मदद करती है। सेकंड बात करूँ, सेल रिपेयर में मदद करती है। तीसरा मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें माइटोसिस मदद करेगी। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो जो सेल ग्रोथ है वो रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग ऑफ रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जब सेल ग्रोथ करेगी तो साइटोप्लाज्म का रेशियो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का रेशियो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो उस डिस्टरबेंस के चलते उनके रेशियो को रीगेन करने के लिए सेल डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में ये रिस्टोर करेगा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो वही बात है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, माइटोसिस माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल। जैसे मैंने बोला इक्वेटोरियल डिवीजन है, 2n की 2n से डिप्लॉइड सेम रहेगी, 2n की 2n ही रहेगी। तो ये बात है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड डॉटर सेल इसमें बनती है, ठीक है। और विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, जेनेटिक के जो कॉम्प्लीमेंट है वो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो भी सेम रहता है। और चेंज किसमें होता है, वेरिएशन किसमें आता है, हैप्लॉइड सेल। चलिए आगे बात करते हैं। तो लिखा हुआ भी है कि माइटोस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जाइगोट बनने के बाद में जितने भी डिवीजन होते हैं वो सब होता है माइटोसिस। मियोसिस के बाद में तो वो जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट बनने के बाद में जो भी डिवीजन होगा वो होगा डिप्लॉइड, यानी कि माइटोसिस। चलिए अब मैं बात करूं नेक्स्ट, तो सेल्स किसकी बात करूं मैं, दैट इज मियोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं मियोसिस की। तो चलिए मियोसिस की शुरू करते हैं। तो माइटोसिस के पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंटरफेस। ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, बाकी मेन मेन मैंने सारा मोटा मोटे समझा दिया, सेल पेट मेथड वो सब कुछ, इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस। नेक्स्ट बात करूंगा, तो ये एक बार देख लेना होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनके में आगे थोड़ा डिफरेंस रखते हो। तो चलिए बात करते हैं अपन मियोसिस की। तो मेनली बात करूं मैं मियोसिस की, तो मियोसिस में पहला डिवीजन होता है रिडक्शनल, सेकंड डिवीजन होता है दैट इज इक्वेशनल। तो जैसे कि मैं बात करूं इंटरफेस, सबसे पहले हुआ, सॉरी, हाँ तो चलिए बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस होता है सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। सबसे मियोसिस वन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है सिर्फ, मियोसिस टू में डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है, ये बात खास ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट में बात करूं, तो एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, लेकिन एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, और सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन से ही जो वेरिएशन है वो आते हैं। ठीक है, मीन्स की सेल जो रियल में जो न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाएगा वो होगा सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन में कोई रेप्लिकेशन या डिवीजन वो नहीं कह सकता। तो म्यूसिस वन में बात करूं मैं, हेट्रोफाइटिक है या रिडक्शन डिवीजन है, रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्रोमोसोम का काउंट रिड्यूस हो रहा है, जैसे अपन बोलते हैं प्लोइडी कम हो रही है, प्लोइडी चेंज हो रही है। वही बात करूं मैं, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होता है, डीएनए सिंथेसिस पहले हो जाता है फिर वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन फिर ये मियोसिस वन हो गया। फिर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है किसमें, एनाफेज वन में। तो आगे बात करते हैं। तो मियोसिस वन की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर में, ये पहले आप बात करते हैं मियोसिस वन में। तो मियोसिस वन में एन अपॉन में टू सी रहेगा, कैसे रहेगा वो चलिए आगे समझेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर वो रिमेन सेम रहेगा, लेकिन प्लोइडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स की क्रोमोसोम नंबर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, तो उसके कारण प्लोइडी हाफ हो गई।
तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ है वही इक्वेशनल डिवीजन विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा किसमें, म्यूसिस टू में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन म्यूसिस वन में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए एक बार बात कर देते हैं इसकी। होमोलोगस का क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो डी टू एन से फोर सी यानी कि डीएनए का काउंट है फोर सी, जो कि टू एन टू से टू एन फोर से बन गया स्पेस में, लेकिन टू एन, वो टू एन का टू एन ही रहा, क्यों? क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। तो सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट हो गए तभी रेप्लिकेशन कहलाएगा, वरना रेप्लिकेशन नहीं होगा। किसका? डीएनए का, डीएनए क्रोमोसोम नंबर का रेप्लिकेशन नहीं होगा। वो वैसे का वैसा उसमें हाफ हो जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे सेल। ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेपरेट, हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेपरेट होता है ना फेस वन में, याद रखना। ठीक है, मियोसिस टू की बात करो, NO2 से हो गए, सेंट्रोमेयर हुआ, स्प्लिट हुआ, और डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट है किसमें, मियोसिस टू में। और वही बात इसमें बताई हुई है मियोसिस टू की। N2C वो प्लोइडी हैप्लॉइड हो गए और क्रोमोसोम नंबर टू से, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस पहले हो गया था मियोसिस वन में। इसमें बात करो तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि एन का एन ही रहता है, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड रहता है, प्लोइडी चेंज नहीं होती, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, बट डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम क्यों होंगे, क्योंकि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगी, तो उसके कारण जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिप्लिकेट कर जाएंगे, मीन क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होगा किसमें, एनाफेज टू में। क्यों? क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, तो उससे जो डिवीजन का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज होगा। लेकिन सिंथेसिस इसमें, म्योसिस टू में सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस एब्सेंट है, तो डीएनए हाफ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो म्यूसिस जो है वो मेनली होता है किसमें, हैप्लॉइड सेल में। क्यों होता है हैप्लॉइड सेल में, मीन्स की डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड में बनता है। क्यों होती है हैप्लॉइड की, क्यों आती है? दरअसल गाइस, वेरिएशन जो जेनेटिक वेरिएशन है उसे लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन को लाने के लिए म्यूसिस होता है। क्यों? जैसे कि जायगोट बनता है, तो जायगोट का प्रोडक्ट किसका है, जो जायगोट है एन और एन सेल, मीन्स की मदर की एन सेल हैप्लॉइड सेल और फादर के हैप्लॉइड सेल, दोनों मिलकर बनाएगी जायगोट, और जायगोट होगा डिप्लॉइड यानी कि टू एन। तो एन और एन मिलकर बनाएगा टू एन। तो जो एन और एन है वो होगा हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड ही वो गैमेटोजेनेसिस ये स्टेप सारी है, तो उसके कारण हैप्लॉइड ही जनरेट होती है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि गेमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गेमेट वो गेमेटोजेनेसिस होगा, और वो सब कुछ होने के बाद में जो क्या डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और ये वही रिप्रोडक्शन में वही फिनोमिना है सब कुछ। तो प्रोडक्ट, ये हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है गेमेटोजेनेसिस, और यही इसमें बताया हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, हो जाता है। म्यूसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल, कौन सी, म्यूसिस वन, म्यूसिस टू। और उनके बीच में बिल्कुल छोटा सा फेस होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कम समय, बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, क्योंकि इसमें डीएनए का कोई सिंथेसिस नहीं होता। और बस ये हो गया थर्ड पॉइंट, और यही है इसमें खास की म्यूसिस सेकंड बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बात है, म्यूसिस वन इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल सेल साइकिल, म्यूसिस वन और म्यूसिस टू, एंड सेल डिवीजन, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होता है, एंड इज कॉल्ड म्यूसिस वन एंड म्यूसिस टू। लेकिन बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल साइकिल कैसे होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ म्यूसिस वन में होगा, म्यूसिस टू में डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज टोटली एब्सेंट। चलिए आगे बात करता हूँ। तो meiosis one initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। तो meiosis one कैसे शुरू होती है, जब S phase होगा, मीन्स की डीएनए का सिंथेसिस होगा, उसके बाद में meiosis one शुरू होगी। और इसमें सिस्टर क्रोमेटिड का कोई सेपरेशन नहीं होता, और वो वही वैसे ट्रांसफर हो जाती है। तो वो हाफ हो जाती है क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए तभी जो नंबर है क्रोमोसोम का वो इंक्रीज होगा, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, उससे कोई नंबर इंक्रीज नहीं होता क्रोमोसोम। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। तो चलिए बाकी इसके स्टेप समझ आता हूँ मैं। तो मियोसिस वन की बात करूंगा, तो मियोसिस वन में होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। मियोसिस वन की बात, मियोसिस वन में प्रोफेस सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसमें पांच स्टेप और पांच फेसेस और रह जाते हैं, लिप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पेगाटिनी, डिप्लॉन्टिनी एंड डाइकाइनेसिस। क्या है चलिए जानते हैं। प्रोफेस वन वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मियोसिस हो जाती है, और प्रोफेस वन कैसे होती है चलिए बात करते हैं। तो एक बार इसकी ट्रिक भी है, ला जरा पानी दे दे, ये ट्रिक है, याद कर लेना, याद करना चाहूँ, क्योंकि पूछे गए हैं नीट 2023 और 2022 में भी इसके बारे में पूछे गए। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो जो लेप्टोजेनी है
उसके अंदर जो एंटेंगल्ड क्रोमोसोम हो, एंटेंगल्ड क्रोमोसोम अनटेंगल्ड हो जाएंगे मीन्स की कंडेंसेशन क्रोमोसोम में शुरू हो जाता है, और क्रोमोसोम अपीयर मीन्स क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो जाइगोटिनी, जो जाइगोटिनी में होती है दैट इज पेयरिंग। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है जाइगोटिनी। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, और जाइगोटिनी में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे अपन बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं वो सिनेप्स कर रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो। आप ये देख सकते हैं इसमें। तो जब ये क्रोमोसोम ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इनकी जो क्रोमोसोम नंबर है, ये तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होता है, ये टेट्राड यानी कि चार क्रोमेटिड बन जाते हैं, क्रोमेटिड हो जाते हैं चार, यानी कि क्रोमोसोम हो जाएंगे बाइवेलेंट, यानी कि दो क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करेंगे। वो इसे अपन बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इसे एसएनसी प्रोटीन या ये मैंने इसमें मदद करता है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, अपने सारे पढ़ लिया इसके जो जितने भी, एक बार आप जब पढ़ना चाहते हो तो रीडिंग लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। बता दिया मैंने कि कैसे बाइवेलेंट होगा और कैसे टेट्राड। चलिए आगे बात करते हैं पेकाइटिनी की। तो पेकाइटिनी मेनली इंक्लूडेड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगी, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगा। और इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस इसके मेनली इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा और लाइगेस ज्वाइन करा देगा इनके फ्रेगमेंट या टुकड़े हुए इनके जो जीन है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है इसमें पेकाइटिना में। ये नीट 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से स्टेज में होती है प्रोफेज वन की, तो वो होती है पेकाइटिनी में। तो चलिए आगे बात करते हैं। वो ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम मूव नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड, मींस की पहले बाइवेलेंट थे लेकिन अब वो फिर क्रोमेटेड वो आपस में मिल गए तो फोर क्रोमेटेड बन गए, तो उसे बोलते हैं टेट्राड बनना दिखने लग जाएंगे अपन। आगे बात करूं, तो क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है पेगाइटिन में, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स किसमें फॉर्म होता है दैट इज पेगाइटिन। तो ये बहुत दो बात खास ध्यान रखना, और प्रोफेस बना रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू पेगाइटिनी, क्योंकि पेगाइटिनी इसका स्टेज या इसकी जो रेफरेंस वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो प्रोफेस वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू पेकाइटिनी। ठीक है, तो प्रोफेस वन है वो शॉर्ट लिव्ड है कंपेयर टू पेकाइटिनी। पेकाइटिनी हल्के से लंबी प्रोसेस तो लंबी चलेगी। वैसे प्रोफेस जो वन है वो किसकी वजह से लंबी होती है दैट इज जस्ट पेकाइटिनी की वजह से वो लंबी हो जाती है। मींस प्रोफेस वन वैसे छोटी है कह रहा है ये लाइन की स्टेटमेंट, लेकिन पेकाइटिनी जो स्टेज है उसके अगर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और क्रॉसिंग ओवर हो जाए होने के कारण ये सेल सबसे इसकी सबसे लार्जेस्ट फेस बन गई ये फेस, वरना ये सबसे छोटी थी। मीन्स छोटी थी सबसे छोटी है तो लेकिन छोटी थी। आगे बात करूँ मैं तो डिप्लोटिनियम में, तो डिप्लोटिनियम में होता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बना दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन जाइगोटिनियम, लेकिन डिसोल्यूशन का होगा डिप्लोटिनियम में। और जब ये डिसोल्यूशन होगा तो ये एक्स शेप्ड लाइक दैट क्रोमोसोम बना लेंगे, और उन्हें अपन बोलेंगे क्यास्मेटा। क्यास्मेटा यानी कि एक्स शेप्ड बना लेंगे, और क्यास्मेटा वही डिप्लोटिन जो फेस है वो ह्यूमन या फीमेल में फीमेल्स में ह्यूमन फीमेल्स में एम्ब्रियो के वक्त डिवीजन शुरू हो जाता है, हैप्लॉइड मींस की माइटोसिस शुरू हो मियोसिस शुरू हो जाता है, लेकिन वो डिप्लोटिन में रुक जाता है। यूसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट में ये डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। तो प्यूबर्टी का आता है तो वो डिप्लोटिन में स्टेज तक अरेस्ट रहता है, देन प्यूबर्टी आने के बाद में देन फर्दर डिवीजन शुरू होता है। सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन का होता है डिप्लोटिन। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, तो डाइकाइनेसिस में होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा। जो एक्स शेप्ड बने थे उनके कियास्मा का उनका होगा टर्मिनलाइजेशन, मींस की वो उनका जो ये अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि टर्म इनका क्यास्मेट है एग्जिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा। कैसे होगा खत्म, तो चलिए आगे बात करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो ये सब कुछ है क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, इसकी मैंने कहा था प्रोफेस वन में जितने कंडेंस हो रहे हैं वो उतने कंडेंस हो जाएंगे। देन आता है प्रोफेस के लास्ट, प्रोफेस में डाइकाइनेसिस लास्ट होता है, उसके आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब कुछ डिसअपीयर हो जाएंगे, जैसे कि आपने माइटोसिस में कहा। मेटाफेस वन में वो सब इक्वेटोरियल प्लेट में अरे जो जाके स्पिंडल रेस बनेगी जो कि काइनेटोकोर पे जुड़ेगी, और स्पिंडल रेस क्या किसका है माइक्रोट्यूबुल का मॉडिफिकेशन। तो चलिए आगे बात करते हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अरेंज है या अलाइंग है इक्वेटोरियल प्लेट पे। बाइवेलेंट जिसे मैंने बोलते हैं टेट्राड क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों से सिंबलाइज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो एनाफेज वन,
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। इसके सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा, उसके कारण प्लोइडी हाफ हो जाएगी प्लोइडी, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर कोई डबल नहीं होगा। क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है किसके, सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन से। तो ऐसा हुआ नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, यानी कि डिवीजन नहीं होगा उनमें, तो वो हाफ हो जाएंगे देन टेलोफेज के बाद में आते आते। तो टेलोफेज वही है, प्रोफेज वन का उल्टा हो जाता है, प्रोफेज का जस्ट उल्टा हो जाता है कि वो सब कुछ अपेयर हो जाएंगे। और वही है कि 23 पेयर्स बच जाएंगे इसमें 46 की जगह, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं। इंटरकाइनेसिस जैसे मैंने बोला सबसे शॉर्ट स्टेज है म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच में। इसमें जी फेस होता है, G1 और G2 होता है, लेकिन क्यों नहीं होता, स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होने के कारण डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होगा, और प्रिपरेशन ऑफ म्यूसिस सेकंड चलती रहेगी, शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो meiosis second initiated immediately after cytokinesis, usually before chromosome are fully elongated। जिसकी meiosis second है, वो साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन होगा उसकी जस्ट बाद में शुरू हो जाएगी। ना कि कोई वेट करेगी कि हाँ भाई से इंटरफेस है, इंटरफेस नहीं होता इसमें, होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरफेस वन होता है, इंटरफेस होता है म्यूसिस की स्टार्टिंग में, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच में होता है इंटरकाइनेसिस, जो कि सबसे शॉर्ट फेस होता है। ठीक। और आगे बात करूं मैं इन कॉन्ट्रास्ट टू म्यूसिस वन, म्यूसिस सेकंड रिजेंबल एंड नॉर्मल माइटोसिस। म्यूसिस वन दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, और म्यूसिस सेकंड दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस। आगे बात करूं मैं, तो डिवीजन हो गया, अब माइटोसिस म्यूसिस सेकंड चलेगा। तो उसमें प्रोफेस वन में तो ठीक है, वो सेंट्रो जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा वो प्रोफेस के सारे फेस वैसे का वैसे रिपीट होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडीशन क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम बनेंगे, स्पिंडल रेज उसमें अटैच हो जाएगी, और मेटाफेस के आते थे वो प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करो एनाफेस में, तो एनाफेस में फिर वो इस बार हो गए सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे इस बार। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगी इस बार, तो फिर वही डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, लेकिन जब प्लोइडी हैप्लोइड हो गए, तो डबल होने के बाद में डिवीजन होगा, तो वो हैप्लोइड ही रहेंगे, क्योंकि हैप्लोइड से नीचे कोई हो नहीं सकता। ठीक है। तो प्लोइडी यानी कि क्रोमोसोम नंबर डबल कब होता है, सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन से, जो कि होता है एनाफेज टू में। तो एनाफेज टू में क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस होगा मियोसिस वन में। ठीक है। तो ये बात खास है कि एनाफेज वन में कोई डीएनए क्रोमोसोम का नंबर का डिवीजन नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर डबल इन नेवर डबल इन एनाफेज, और क्योंकि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। ठीक है। खास ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में, कि मेल पेरेंट और मेल टू एन डिप्लॉयड माइटोसिस मियोसिस करेंगे, गेमेटो 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 जेनेसिस जैसा हम बोलते हैं। तो वो करेंगे तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, देन फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉइड बनेगा, जैसे मैं बोलता हूँ प्रोजेनी। तो जाइगोट बनने से पहले ही होता है पूरा हैप्लॉइडिक, लेकिन जैसे बात करो जाइगोट बनने के बाद की जो पूरी होती है, वो होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन फिर बाद में कुछ में एक्सेप्शन होते हैं, प्लांट्स में एप्लोटिक लाइफ साइकिल भी चलती है। प्लांट्स में लोअर प्लांट्स में एप्लोटिक लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है। काफी पता भी होगा प्लांट किंगडम बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेसिस की बात करूं मैं, तो पहला जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए, दूसरा इवोल्यूशन में जेनेटिक वेरिएशन मेजरली सपोर्ट करता है मीन्स की, अगर इवोल्यूशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, तो लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस लाइफ को डिस्ट्रॉय होने के वजह से बचाने के लिए इवोल्यूशन होने के पहले ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाना जरूरी है। ठीक है। तो ताकि डिजीज रेजिस्टेंस वो भी कम हो सके। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी क्रोमोसोम कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन थ्रू द प्रोसेस एज पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है। तो सेकंड बात करूँ, ये पॉइंट जो सिर्फ सारी यही है कि क्रोमोसोम नंबर पे हाफ होता है। क्यों हाफ होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाने के लिए। ठीक है। क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो इवोल्यूशन का प्रोसेस में मदद करती है, क्योंकि अगर इवोल्यूशन हुआ, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आई, तो वो इवोल्यूशन के साथ साथ फिर वो जो प्रोजेनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जैसे कि डायनासोर है। तो उनमें जो डायनासोर है वो उनका तो कुछ एग्जिस्टेंस वो अलग ही है, कि वे उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आई, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आने के कारण वो इवोल्यूशन के साथ साथ डिस्ट्रॉय। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, तो उनमें अब अभी बात नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ तक लास्ट था, मैं एक बार बता देता हूँ आपको।
तो 2n होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर। 4 2c होता है डीएनए का नंबर। तो माइटोसिस की बात करूं मैं, माइटोसिस में 2n 2c रहेगा। प्रोफे पेरेंट से जैसे प्रोफेस 1 में आएगा तो 2n 4c, 4c कैसा, क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए का नंबर रेप्लिकेट होके डबल हो जाएगा। देन फिर बात करूं मैं 2n, फिर एनाफेस आएगा तो एनाफेस के जस्ट बाद में जो नंबर है किसकी, डिप्लॉइड सेल, वो डबल हो जाएगा क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। तो उसके कारण 2n जो 4n बन जाएंगे, देन टेलोफेज के बाद में सेपरेट हो जाएंगे, 2n 2c रहेगी, ठीक है। लेकिन वही बात करूं म्यूसिस वन में, तो जो पेरेंट है वो 2n 2c है। म्यूसिस हुआ तो फिर म्यूसिस वन में होता क्या, ये एस फेज प्रेजेंट होती है म्यूसिस वन में, क्योंकि इंटरफेस भी म्यूसिस वन में प्रेजेंट होती है। उसके कारण 2n 4c हो गए। लेकिन एनाफेज के बाद में, क्योंकि एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, तो उसके कारण कोई प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। वैसे प्लॉइडी तो चेंज होगी लेकिन कोई प्लॉइडी रेप्लिकेट नहीं करेगी, यानी कि 2n से ये 4n नहीं बनेगी, यानी कि जो प्लॉइडी है वो चेंज नंबर में इंक्रीज नहीं करेगी, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होगी। तो उसी के कारण 2n और 4c रहेगा। लेकिन जैसे आगे टेलोफेज आएगी तो इनका डिवीजन होगा, N2C N2C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, यही एनाफेज में एसफेज कंप्लीटली एब्सेंट होता है तो कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, 2n सॉरी 2c रहेगा। और एनाफेज के आते आते मैं बोल रहा हूँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे एनाफेज सेकंड में। तो एनाफेज सेकंड में होगा किसका डिवीजन, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा एनाफेज सेकंड में। तो एनाफेज सेकंड में क्रोमोसोम का डिवाइड करेंगे, और क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे तो फिर आपको पता है प्लॉइडी फिर वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड आने लग जाएगी, लेकिन उससे पहले डिवीजन हो जाएगा। तो वही बात है, प्लॉइडी चेंज हो गई तो प्लॉइडी वही की वही सेम रहेगी, कौन सी, हैप्लॉइड की हैप्लॉइड रहेगी। तो इसी के कारण तो हैप्लॉइड की हैप्लॉइड सेल एनसी सेल बने, तो वही बात है मेनली। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूँ, तो कुछ क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ मेनली, तो जैसे कि सेल साइकिल इन्वॉल्व्स विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। सेल साइकिल में सबसे इन्वॉल्व होता है माइटोसिस, सेल साइकिल में, ठीक है। क्योंकि वही सेल म्यूसिस म्यूसिस तो होता है सिर्फ जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, लेकिन माइटोसिस नहीं होता सेल में, किसी भी सेल में। माइटोसिस अकर ड्यू टू रिस्टोर द केआई, केआई को रिस्टोर करने के लिए अपन करते हैं माइटोसिस, ना कि डिस्टर्ब द केआई। डिस्टर्ब तो पहले होगा, लेकिन अपन माइटोसिस या म्यूसिस माइटोसिस करेंगे किसके लिए, रीगेन ऑफ केआई या रिस्टोर ऑफ केआई, ठीक है भाई।